पाकिस्तान न्यूज रूम में देखिए। वजीर खजाना ने लूटा कितना खजाना, राज होंगे अफशा। कौन हुआ खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत का मुर्तकिब। मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फ़ख्र है अपना बोलवाला होने पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ रूम। इसाक डार की गर्दन पकड़ी जा रही है। ना सिर्फ उनकी गर्दन पकड़ी जा रही है बल्कि उनकी अहलिया का नाम भी आ गया है, उनके साहबजादे का नाम भी आ गया है, बहू का नाम भी आ गया है, दूसरे बेटे का नाम भी आ गया है और उनके करीबी बचपन के दोस्त जिन्होंने मनसब संभाला हुआ है नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट का, जो सारा उनके लिए मामलात करते रहे लंदन में बैठकर, उनका नाम भी आ गया। एक मजबूत किस्म का रेफरेंस बन गया है किस तरह से पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पाकिस्तान का पैसा कैसे लूटा गया है, दुबई कैसे पहुंचा है, प्रॉपर्टी कैसे बनी है, लंदन कैसे गया है। नैब ने आखिरकार एक लेटर जारी कर दिया है। बहुत परेशानी में है डार फैमिली, इंतहाई परेशानी में है। शरीफ फैमिली में झगड़े बहुत सारे चल रहे थे, अब डार फैमिली के अंदर झगड़े शुरू हो गए हैं। कैसे वापस लाया जाएगा ये पैसा, नैब ने काम करना है। मैं आपको पहले रिपोर्ट दिखा देता हूं, फिर इसी मौजू पर बात करेंगे। आइए देखें ये रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के बादशाह अब भुगतेंगे पेशी। नाअहल नवाज शरीफ के समधी इसहाक डार और उनके खानदान के अकाउंट्स की तफसीलात तलब। आमदन से ज्यादा असासे रखने पर इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर करने का मामला। नाअहल वजीर खजाना 23 अगस्त को करेंगे नैब का सामना। JIT की हतमी रिपोर्ट के मुताबिक इसहाक डार के असासों में बहुत कम अरसे के दौरान 91 गुना इजाफा हुआ और वो 90 लाख रुपए से 83 करोड़ 10 लाख रुपए तक जा पहुँचे। स्टेट बैंक से तलब की गई तफसीलात से नैब को इसहाक डार के खिलाफ तहकीकात में मदद मिलेगी। नैब की जानिब से स्टेट बैंक से इसहाक डार, उनकी अहलिया तबस्सुम, बेटे अली मुस्तफ़ा और मुज्तबा हसनैन और बहू अस्मा अली के अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा सदर सईद अहमद के भी तमाम बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई है। नैब ने वजीर खजाना की ज़ेरे मिल्कियत 7 कंपनियों का रिकॉर्ड भी मांग रखा है। SECP ने ज्वाइंट डायरेक्टर अली अदनान को नैब के लिए मुआविन अफसर मुकर्रर कर दिया। रिपोर्ट आपने देखी। मामला इस तरह के चल रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो सब कुछ पहले कर चुके हैं और अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि साउथ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली शख्सियत इसहाक डार हैं। यानी कि पाकिस्तान के वजीर ख़जाना सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो ग्रोह है, जो ग्रुप है, उसके सरबराह माने जाते हैं। उसके बाद SECP के जो सरबराह हैं वो माने जाते हैं। फिर पाकिस्तान के जो सब नेशनल बैंक है उसके सरबराह माने जाते हैं। तो अल्लाह क्या कहेंगे आप इस बारे में? फैसल साहब, यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है आवाम को, क्योंकि ये वही वजीर ख़जाना है जिन्होंने एक मीडिया हाउस को पैसे देकर अपने आप को बेहतरीन वजीर ख़जाना का अवार्ड भी दिलवाया था। बड़ी झूठी बातें भी ये करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग फैसल साहब आई कहाँ से? इटली का माफिया दुनिया का सबसे पुराना माफिया है। इन्होंने एक लॉन्ड्री की दुकान खोली जिसमें कोई कारोबार नहीं होता था। वहाँ कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर, कोई बंदा नहीं आता था अपने कपड़े धुलवाने के लिए, लेकिन उनकी किताबों में, उनकी बुक्स में पैसा ही पैसा था। ऐसे लग रहा था कि सोल्ड आउट चल रहे हो। बेसिकली ये जो 7 कंपनियां इसहाक डार साहब ने खोली हुई हैं, काम यही होता है कि कंपनी के अंदर पैसा आए या ना आए, कस्टमर क्लाइंट कोई आए या ना आए, उनकी फाइनेंशियल बुक्स में इतना पैसा नजर आए कि वो काला पैसा आता है, धुल के व्हाइट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग रखा गया। इसहाक डार साहब, फैसल साहब 2010 में एतराफ कर चुके हैं मनी लॉन्ड्रिंग का हुदैबिया केस में, हम सब जानते हैं। वाज़ेह तौर पर उनको लेटर पूरे मीडिया पे चल चुका है। ये एक ऐसा शख्स है जो कि माना जाता है कि जो माली मुआमलात होते हैं, जो पेचीदगियां होती हैं, जो लूप होल्स होते हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट्स और बैकडोर्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने में महारत रखता है और बआसानी काले पैसे को सफेद कर देता है। लेकिन फैसल साहब, अब जो नैब की कार्रवाई शुरू हुई है, हुदैबिया का रेफरेंस भी होने वाला है तैयार। अब पूरे बेटों की तफसीलात मांग ली गई हैं। इनके बेटों की तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतनी कहते हैं कि वो बिल्डिंग जो अंदर जाता है फैसल साहब, उनका इंटीरियर देखें, उनका माहौल देखें, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो स्पोर्ट्स कार वो दुबई में चलाते हैं, बचना मुश्किल तो नहीं, नामुमकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से। आप क्या समझते हैं कितना वक्त लगेगा हथकड़ियां लगने में इसहाक डार को और उनके बच्चों को? हथकड़ियां तो फौरन लग सकती हैं अगर वो नैब में नहीं जाएंगे, पेश नहीं होंगे। 23 को मेरा ख्याल है पेश होंगे। अब अली डार यहाँ पाकिस्तान वापस आएंगे, उनकी अहलियाँ आएंगी और
अगर वो नहीं आएंगे तो नैब किस तरह बर्ताव करेगा। मेरा अपना ज़्यादा ख्याल ये है कि इनको नैब में पेश होना पड़ेगा, ये सारे दलाइल सामने देने पड़ेंगे, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ने वाला। यही वो शख्स है जिसने अब आगे फंसवाना है शरीफ फैमिली को। शरीफ फैमिली खुद से ऐसे बयानात देकर फंस चुकी है, लेकिन आगे आगे जो मामला बढ़ेगा उसके अंदर किस तरह से पैसे जाते रहे हैं, किस तरह से इसाक डार ने रोल प्ले किया है, कौन कौन से मामला दुबई में रहे हैं, क्या असासे उन्होंने दुबई में बनाए हैं, जिन बिल्डिंग्स का जिक्र कर रहे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है। वो वहाँ जाके देखता है कि ये डार साहब की बिल्डिंग है, ये डार साहब की बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट डार साहब के हैं, ये गाड़ियाँ डार साहब की कंपनी की चलती हैं। तो सूरत हाल ये कि सारे पाकिस्तानी कौम का पैसा है, डार साहब का नहीं है। डार साहब तो मुंशी थे और उन्होंने मुंशीगिरी करते हुए इस 24-25 साल के अंदर जो तरक्की की है उसका राज हर पाकिस्तानी चाहता है मिल जाए ताकि वो भी इस तरह की तरक्की कर। फैसल साहब, पहले भी बड़ा आसानी से उन्होंने एतराफ़ी खत लिख दिया था कि हाँ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया नवाज शरीफ के लिए। प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता इनसे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने नाजुक हैं, इतने ऐशों में पले बड़े हैं। क्या लगता है दूसरा एतराफ़ी खत कितने वक्त में नजर आएगा फैसल साहब? मेरा ख्याल है कि ऑप्शन नहीं है। एतराफ़ी खत पिछला वाला भी मानना पड़ेगा, ये वाला भी मानना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट इनके खिलाफ हैं, सारा डेटा इनके खिलाफ है। ये साबित नहीं कर सकते ये इनका हलाल का पैसा है। ये कौन से कारोबार के जरिए एक मुंशी, एक क्लर्क साबित करेगा कि ये सारे असासे उसके हैं? ये कैसे बता सकते हैं इसाक डार कि ये पैसा उन्होंने इस कारोबार से कमाया है? ये मुमकिन ही नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो डॉलर के साथ खेल खेलते रहे हैं इसाक डार, जो अब मैं क्या कहूं कि एक डॉक्यूमेंट का इंतजार है, वो डॉक्यूमेंट हाथ आ जाए तो इसाक डार के पिछले 20 साल का जो पूरा डेटा है, इनके पास पैसे कहां से आए, इनके बच्चों के पास कहां से पैसे आए, बोल आपको बताएगा। मेरा ख्याल है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है तलहा कि जिस तरह से बोल हम खबर हैं और बता रहे हैं पाकिस्तानियों को कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को लूटा है, किस तरह से वो फौज की तौहीन कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इस गुल्लू बट को आगे करते हैं, कभी उस गुल्लू बट को आगे करते हैं। आजकल उन्होंने एक पुराना गुल्लू बट जो डॉन लीग्स के अंदर परेशान था, हटा दिया गया था, परवेज रशीद, उस गुल्लू बट को उन्होंने आगे कर दिया है। अब परवेज रशीद साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब बोल सारी चीज़ें सामने लेकर आता है, दिखाता है, तो फिर होता ही है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुल्लू बट जो हैं वो जाके बोल बंद करा देते हैं। तो ऐसे ही माजरा कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसी मौजू पर बात करेंगे। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। हक और सच आवाम तक पहुंचाने में बोल न्यूज को एक और मुश्किल का सामना। मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज की नशरियात जबरन मुअत्तल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी। इनकलाबी सोच, हक़ाइक़ को पेश करने की जुर्रत, करप्ट सियासी माफिया को ललकारना और सियासी असर और रसूख को बालाए ताक रखकर आवाम तक हक और सच पहुँचाना बोल न्यूज का जुर्म ठहरा। जुर्रत और उसूल पसंदी से करप्ट हुक्मरानों की मुनाफिकत और अय्यारी का पर्दा चाक करने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अफसोस कि मुस्बित पाकिस्तान का खौफ आंखों में सजाए दिलेरी से हक़ाइक़ पेश करने वाले मुहिब वतन चैनल की आवाज़ दबाने के लिए करप्ट और बासर हुक्मरान हर सतह पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बदनवानी की दलदल में धसी हुई हुक्मरान माफिया ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज की नशरियात मुअत्तल कर दी। सिर्फ यही नहीं, बोल के दीगर जबानों में नशर होने वाले चैनल की डिस्ट्रीब्यूशन में भी रोड़े अटकाते हुए आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने का सिलसिला रोकने की मजमून साजिशें रचाई जा रही हैं। मगर जालिम हुक्मरान सुन लें कि बोल न्यूज अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ना हम बंदिशों से उस वक्त घबराए थे, ना अब हम डरने वाले। हम उस वक्त भी डटे रहे थे और हम अब भी डटे हुए हैं। मुहिब वतन चैनल का एक एक फर्द बदनवान हुक्मरानों की असलियत आवाम को दिखाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। तू गुरूब हो रहा है, वाजे कर दिया बोल ने। यकीनन आप जानते हैं कि तमाम चैनल्स एड्स में चलते हैं। बोल वाहिद इदारा है पूरी इंडस्ट्री का जो एड्स नहीं लेता। हम खुद कफील हैं और खुद कफील रह सकते हैं। बोल वो इदारा नहीं है जो बिक जाए, झुक जाए, सर झुका ले और आपकी खबरें और आपकी तारीफें चलाए। गुल्लू बटो, जो करना है कर लो, जितने हमले करोगे उतने हम ताकतवर होते चले जाएंगे और रोक नहीं पाओगे आप हमें। फैसल साहब, ये क्यों नहीं समझ पाते कि जितनी बारी हम पे हमला करते हैं हमारी ताकत में इजाफा होता है, हमारी बर्दाश्त में इजाफा होता है, हमारे सब्र में इजाफा होता है और आखिर में इन्हीं को मुंह की खानी पड़ती है।
समझ जाएंगे। अब इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि बोल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। यस, अगर पश्तो में बोलता है, बलोची में बोलता है, सिंधी में बोलता है, सराइकी में बोलता है, कश्मीरी में बोलता है, अंग्रेज़ी में बोलता है, उर्दू में बोलता है, अभी और ज़बानों में ही बोलना है इंशाल्लाह। और भी बहुत सारे चैनल्स आने हैं, अखबारात भी आने हैं, रेडियो चैनल्स भी आने हैं, ड्रामे भी चलने हैं और फिल्में भी बहुत सारी आनी हैं। ये छोटी छोटी सी कोशिशों से कुछ होगा नहीं और ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि बोल मिसमैनेजमेंट के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ बात ना करे। बोल आया ही इसलिए है पाकिस्तान का लूटा हुआ खसूटा हुआ माल पाकिस्तान में वापस लेकर आए। बोल ने तय किया हुआ इस मुल्क के अंदर जो 1 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का जिसके वालिदैन स्कूलों में उसको भेज नहीं सकते, बोल उन्हें पढ़ाएगा। पाकिस्तान का जो IT एक्सपोर्ट है वो $100 बिलियन तक लेकर जाएगा। बड़े क्लियर कट किस्म के हमारे अज़ाइम हैं। पाकिस्तान को नंबर 1 मुल्क बनाना है 2036 तक। ये केबल से, चैनल से आगे पीछे करने से बोल को कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त पाकिस्तान क्या इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल है। और मैं तो वैसे तवज्जो दिलाऊंगा हुकूमत को, कोई भी हुकूमत है, वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है पंजाब में, वो ये कोशिश करे कि ऐसे हरबे ना अपनाए, क्योंकि इससे ना शरीफ फैमिली बच सकती है, ना डार फैमिली बच सकती है। उन्हें लटकना है, उन्होंने पैसा वापस ला के देना है, बोलने बोलते रहना है। उनका सूरज हो गया है, उसको बचाया नहीं जा सकता। बहरहाल इस पर हम बात करते रहेंगे। अगर उन्होंने दोबारा से इस तरह का सिलसिला किया तो उसके ऊपर बात करेंगे। शाहिद जितोई साहब, क्या कहिएगा? फैसल अजीज साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मानसेरा में जलसे से खिताब किया है और इस जलसे में लोगों की एक मुतासर कुन तादाद थी। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से अपने आप को मनवा रहे हैं और उन्होंने साबित भी किया है कि वो एक डायनेस्टी के एक अच्छे वारिस हैं और इस डायनेस्टी को लेकर आगे चल सकते हैं। मानसेरा में उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से बिलावल भुट्टो साहब के कुछ बातें आपको बता दिखाइए सर। आपको अदालत ने हमेशा के लिए नाअहल कर दिया है। आपने इस मुल्क की दौलत को लूटा है। आपने ना सिर्फ अवाम से झूठ बोला, झूठी गवाहियां दी और फिर कहते हो कि आपको क्यों निकाला। GT रोड पर तमाशा देखा होगा, मियां साहब का चीखना चिल्लाना सुना होगा। वो आप इनकलाब की बात कर रहे हैं, वो की हुर्मत की बात कर रहे हैं, वो आईन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं और तो और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की जा रही है। मियां साहब अपनी तकरीरों में लोगों से बात ले रहे हैं कि वो जब सड़कों पर निकलने की कॉल दें तो अवाम उनका साथ। शाहिद साहब, क्लिप तो बड़ा ज़बरदस्त था। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत तेज़ी से जो सियासी एक गैप है उसे पूरा कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी आज तो उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातों के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की झलक आई। मैं समझता हूँ कि जो गैप नज़र आ रहा है नून का, और नून का गैप बढ़ता ही चला जाएगा। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सबसे ज़्यादा चांस है इस गैप को पूरा करने के लिए। और वैसे भी पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 5 सालों के अंदर बहुत पीछे रही है। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो नून की वजह से क्राइसिस पैदा हो रहा है, पीपल्स पार्टी इसको फिल करे। आपके पास क्या खबरें हैं शोएब बर्नी साहब? फैसल साहब, जो नून लीगी मीडिया सेल है वो एक अफवाहों का बाजार गर्म कर चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पे जाली और मन घड़त खबरें जाली चैनल्स के ज़रिए मीडिया पे लाई जा रही हैं और फिर उस पर कहा जाता है। ऐसी ही एक ख़बर गुज़िश्ता रोज़ से आज दोपहर तक चलती रही, तमाम अब वो ख़बर भी झूठी साबित हुई है। वो ये थी कि जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर रहे हैं। इस खबर की असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तरदीद कर दी है। इस खबर पे अदालत का मौक़िफ़ आ गया है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, अटॉर्नी जनरल का आ गया है।
कहीं से कोई ख़त नहीं लिखा गया, कहीं पे कोई चीज़ नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी मीडिया के ज़रिए सोशल मीडिया पे नून लीग की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो गर्म कर रहे हैं इस तरह की बाज़ार में ख़बरें और अफवाहें फैला रहे हैं। किसी भी तरह से उनकी कोशिश है कि अदालत की तौहीन की जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि तलहा इस वक्त कह रहे हैं कि मुझे ब्रेक लेना है। तलहा साहब ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल साहब ब्रेक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जो शुएब बर्नी हम तक पहुंचाई है, इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा बात, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए, पाकिस्तानी वकील खेल के मैदान में भी आगे आगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको वेलकम बैक कहेंगे, जहां आप जानते हैं तमाम तराम तरीन खबरें उन पर होते हैं दिलचस्प और इंतहाई बेहतरीन तज्ज़िये फैसल अजीज खान चीफ न्यूज़ ऑफिसर के। और ब्रेक पे जाने से पहले शुएब बर्नी साहब ने हमें खबर दी थी, जो रेफरेंस की बात हो रही है सुबह से मीडिया पे, वो सारी खबरें बेबुनियाद हैं, हर जगह से उनकी तरदीद हो गई है। जस्टिस खोसा के खिलाफ ये एक भौंडी हरकत थी मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल की, और ये खबर फैसल साहब, ये प्रोपेगेंडा खबरें कब तक ये नून का मीडिया सेल देता रहेगा और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? आपको मालूम है इससे हुआ क्या है? क्या हुआ? इससे पहली बार ये हुआ है। पहले तो ये था ना कि जब ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर तोहमत लगाई गई, इल्जामात लगाए गए, मुतनाज़ा बनाया गया, तो लोग सोच रहे थे क्या करें, वाकई ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसा है वैसे 19-20 थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब नून वालों ने हमले किए, उस वक्त लोग सोच रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जाके कायल हुए कि यार ये बहुत ही गलत कर रहे हैं गुल्लू भट्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पीछे कौम खड़ी है। और फिर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को कौम ने सलूट करना शुरू किया, उनसे मोहब्बत का इजहार किया, और उसके बाद वक्त ऐसा आया कि पाकिस्तान की कौम ने सुप्रीम कोर्ट पे और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम पे उनके काम के ऊपर फख्र किया। और इस वक्त जो इन्वायरमेंट है वो पूरी कौम फख्र करती है अपने जजेस के ऊपर, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कारकर्दगी के ऊपर। जस्टिस खोसा साहब जो हैं उनके ऊपर पूरी कौम को फख्र है और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अब कोई साजिश चल नहीं सकती। अब ये बैक करें, आगे जाएं, पीछे, सबको पता है अयाज सादिक साहब का कैरेक्टर, सबको पता है मुतनाज़ा किस्म का स्पीकर है, बाइज्ड है, असेंबली में नजर आता है, रोजाना अपोजिशन चीख रही चिल्ला रही होती है, उनकी तकारीर दिखाई नहीं जाती हैं, कट कर दी जाती हैं, बोलने का मौका नहीं देता है। पूरे 4-5 सालों के अंदर अयाज सादिक साहब ने यही किया है। तो अब उनकी शख्सियत के बारे में सबको अंदाजा है कि वो कितने बाइज्ड हैं और नून के गुल्लू भट्ट हैं। तो नून का गुल्लू भट्ट क्या इल्ज़ाम लगाया गया एक पाकिस्तान के सच्चे साफ सुथरे जज के ऊपर। मैं समझता हूं कि ये इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है नून को। अब उनकी साजिशें चलने वाली नहीं हैं, अब मामला गुजर चुके हैं। पूरी कौम को पता है नैब ने पैसा लेना है शरीफ फैमिली से। नैब ने गुल्लू भट्टों के जरिए, अब नैब 19-20 नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट नैब के ऊपर है, देख रही है नैब क्या कर रही है। अब कोई ऐसा बीच में आके कोई गुल्लू भट्ट, परवेज रशीद साहब आके माहौल चेंज कर देंगे, कोई बयान दे देगा आके, गुल्लू भट्ट जो स्पीकर बना बैठा है वो कोई बयान दे देगा, कुछ नहीं होने वाला। फोकस है, ट्रेन चल रही है, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा ये ट्रेन नैब के जरिए सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में पाकिस्तान वापस लेकर आएगी। राइट, अब रुक करते हैं फैसल साहब, इम्तियाज शाह साहब की जानिब, उनके पास भी हमारे लिए। जी इम्तियाज साहब। तलहा, जिस तरह से जो नाअहल लीग है उसके 2 वफाकी वज़रा चौधरी निसार और परवेज़ रशीद, इससे पहले भी वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सिमतों में बैठते थे। जब उनका इजलास होता था काबीना का, तब भी उनकी रुख बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे और उनके दरमियान एक सर जंग चल रही थी। अब ये तमाम जंग जो है वो खुलकर बिल्कुल सामने आ गई है और दोनों ने एक दूसरे पर खुलकर इल्ज़ामात, एक पर जो है वो डॉन लीग का और दूसरे पर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिशें करने का नाम। इस सिलसिले में जो है वो एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर उस पर आपसे बात करेंगे। परवेज रशीद साहब के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेड और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड वो सोर्स रिपोर्ट्स सीएम और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो परवेज रशीद के कमेंट्स चाहता है। तो जो लैब्स उनके जिम्मे आया है, बिगाड़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जर्नल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। साबिक वजीर इत्तलात और साबिक वजीर दाखिला की एक दूसरे पर तल्ख जुमलों की गोलाबारी। नाअहल लीग के साबिक वज़रा के आपसी इख्तलाफात खुलकर सामने।
परवेज रशीद के हालिया बयान पर चौधरी निसार भी सीख पा। परवेज रशीद को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि परवेज रशीद में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो साजिश के बारे में खुलकर बताएं। कुछ लोगों ने गलतियों का सारा बोझ वजारत दाखिला और एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया है। ये लोग बताएं कि अपनी कारस्तानियों पर पर्दा डालने के लिए वो वजारत दाखिला से किस किस्म की मदद चाहते थे। पाकिस्तान की सियासत बहुत मुश्किल हो गई है, सियासत में इज्जत बहुत थोड़ी रह गई है। तर्जुमान चौधरी निसार ने परवेज रशीद का नाम लिए बगैर उन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो इतने ही मासूम हैं तो अपनी हुकूमत को डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मशवरा दें। अगर डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर आती है तो नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज के गिर्द भी घेरा तंग होगा। परवेज रशीद साहब के हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेड और कुछ अनडॉक्यूमेंटेड वो सोर्स रिपोर्ट्स सीएम और प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो परवेज रशीद के कमेंट्स से आता है। तो जो लैब्स उनके जिम्मे आया है। फैसल अजीज साहब, परवेज रशीद को तो नाअहल नवाज शरीफ ने अपने करीब कर लिया, लेकिन चौधरी निसार को कॉर्नर कर दिया गया है और वो इस सिलसिले में जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जिसमें वो खुलकर अपना इजहार करेंगे और मुकम्मल तौर पर मुझे लग रहा है कि जितना भी जहर होगा वो सारा का सारा उनके खिलाफ उगलेंगे। मेरा ख्याल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन परवेज रशीद के बारे में एक एक पाकिस्तानी ये समझ गया है कि ये उनके ऐसे गुल्लू बट हैं जब इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए आते हैं और बयानात देते हैं। ये डॉन लीक्स का वो कैरेक्टर है कि जब रिपोर्ट डॉन लीक्स की बाहर आएगी तो ये पाकिस्तान में मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये बहुत क्लियर है। इनका जो रोल रहा है, डॉन लीक्स की रिपोर्ट आनी है, मामला आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट आवाम में ना आए, वो शाया ना हो, वो आएगी। परवेज रशीद साहब एक इंतहाई झूठे इंसान हैं। उनके झूठ के कारनामे मैं खुद वाकिफ हूं उनके झूठ से। जब बोल बंद हुआ तो वो वजीर थे इत्तलात के, उन्होंने जितना झूठ मुझसे कहा है, मैं किसी दिन कौम को बताऊंगा, लगारी साहब को भी बिठा के और हामिद जियाद साहब को भी बिठा के, कि वो कितने झूठे हैं। इस वक्त जो बक रहे हैं वो पाकिस्तानी आवाम जानती है, समझती है किस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कौम इनकी बातों में नहीं आने वाली। चौधरी साहब की जो गुफ्तगू रही है, जो बात करते रहे हैं, वो सच्चे मुस्लिम लीगी है। उनकी बातों से, उनके नजरिए से कभी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर कभी भी शक व शुबात नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की मुमलिकत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन परवेज रशीद के ऊपर न सिर्फ शक व शुबात कर सकते हैं, बल्कि सबूत मौजूद हैं जो डॉन लीक्स की सूरत के अंदर रिपोर्ट में हैं, और जब वो शाया होगी तो परवेज रशीद पाकिस्तान में चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। तलहा जी फैसल साहब, खबरें हमारे आ रही हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं। क्रिकेट के मैदान से भी हमारे वकला बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे हैं। कोर्ट रूम से तो आती हैं, लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप, लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है 6th, और उसमें भी हमारी टीम बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी अहम मुलाकातें हैं। तमाम तर अहम न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे फैसल साहब के साथ। इस ब्रेक के बाद कहीं जाएगा मत, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ रूम। आगे मुलाहिजा कीजिए, सिविल अस्पताल हुआ किसके नाम? आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो, पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम, पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको वेलकम बैक कहेंगे। खबरें हमारे पास बहुत है फैसल अजीज खान साहब से डिस्कस करने के लिए, और पहली खबर जो इस वक्त आपको हम देंगे वो है 6th लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां पे हमारी टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया है। फाइनल में मुकाबला होगा इंडिया से। फैसल साहब, क्रिकेट हमारा जुनून है, हमारा प्यार है, और लॉयर्स भी हमें फख्र है अपने वकीलों पर, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं क्रिकेट के ग्राउंड में भी, यकीनन इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पे ये कहूंगा कि हमारे वकला ने पाकिस्तान की इज्जत रखनी है और इंशाल्लाह उन्होंने जीतना है। मैं तो तस्वीर के अंदर देख रहा हूँ हामिद खान साहब भी खड़े हुए हैं। हामिद खान साहब मैच तो नहीं खेलते होंगे, लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट में जरूर होंगे, और मैनेजमेंट अगर मजबूत है तो प्लेयर बहुत अच्छा खेलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, बिल्कुल हराएगा। फैसल साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि नैब रेफरेंस अगेंस्ट मरियम नवाज के खिलाफ भी अब रेफरेंस तैयार हो रहा है। उनकी बड़ी तलवार लटक रही है, क्योंकि वो तो हमेशा ये कहती रही कि मैं तो अपने वालिद के साथ रहती हूँ, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसे नहीं है। लेकिन इन तमाम केसेस में मरियम नवाज की जो हकीकत है वो सामने आ गई है। कितनी कंपनीज की बेनिफिशियरी हैं, कितनी प्रॉपर्टीज उनके नाम पर हैं, वो आपकी नजर में कब तक गिरफ्तार हो जाएंगी?
मरियम साहिबा कब गिरफ्तार हो जाएंगी? या अब आवाम के दिलों के सवाल कर लेते हैं यार, मरियम साहिबा कब गिरफ्तार हो जाएंगी? डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर रही है 4 साल तक, यूं करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस चलाया है, फुल काबू। इस वक्त कोशिश कर रही है लेकिन शायद खाकान अब्बासी चलने नहीं दे रहे, लेकिन बहरहाल वो आ जाएंगी पावर में। इस वक्त मामला ये है कि जिस तरह से नैब के मामला आगे बढ़ेंगे, नवाज शरीफ साहब को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, हाजिर होना पड़ेगा, उनके दोनों भाइयों को आना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे इश्तिहारी हो जाएंगे, हसन हुसैन इश्तिहारी हो जाएंगे, उनके लिए रेड वारंट जारी होंगे, लंदन में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मरियम का सियासी करियर तो खत्म हो ही गया है, मामला है वो कब गिरफ्तार होती हैं, कैसे वो उनसे पैसे वापस लिए जाएं जो उन्होंने चोरी के पैसे, डाके के पैसे बनाए हैं। तो जाहिर कानून हरकत के अंदर है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो इस नहज तक ना जाएं, सच बताएं, कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, गिरफ्तार ना हों। हम नहीं चाहते, पाकिस्तानी कौम भी नहीं चाहती कि उनके वालिद ने जो उनसे गलतियाँ करवाई हैं उसकी सज़ा वो भुगतें। मरियम साहिबा, उनके जो भाई हैं हसन नवाज, वो सच बताएं, रकम जो पाकिस्तानी कौम की लूटी गई है वो नैब को वापस करें और आज़ाद रहें। गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है, मरियम साहिबा को कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के साथ उन्होंने जुल्म किया है, वो चाहते भी हैं कि वो गिरफ्तार हो जाएं, लेकिन बहरहाल असल मामला ये है कि जो पाकिस्तानी कौम का लूटा हुआ पैसा है वो कौम को वापस मिलना चाहिए और वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। लेकिन वैसे मरियम नवाज का जो प्रोपेगेंडा सेल है वो तो बाज ही नहीं आ रहा, वो तो अभी भी वही हरकतें कर रहा है जो पहले करता था। डॉन लीग से शुरू हुए थे, अभी तक उसी तरह हमले कर रहे हैं हमारे इदारों पर, हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऊपर। ये असल में ज़्यादा नहीं चल पाएंगे और एक वक्त होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता देखें, इनके अंदर डीमोरलाइजेशन है, बैक फुट पे खड़े हुए हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि वो गलत कर रहे हैं, उन्हें अंदाज़ा है कि उनके जो कायद हैं पकड़े गए हैं, चोरी में पकड़े गए हैं, उन्हें पता है कि मरियम साहिबा चोरी में पकड़ी गई, उन्होंने झूठ बोला था, झूठ उनके पकड़े गए, उन्हें मालूम है कि हुसैन नवाज ने झूठ बोले, उन्हें पता है कि कलसूम नवाज साहिबा ने क्या स्टेटमेंट दिया था 92-93 में और उसके बाद उन्होंने बाद में कौन से स्टेटमेंट दिए थे, ये सारे स्टेटमेंट सबके सामने मुस्लिम लीग नून के लोगों को पता है। अब वो असल में चाहते ये हैं कि जैसे ही मामला खत्म हो, यानी कि अनाउंसमेंट हो कि नून लीग अब नहीं रही, तितर बितर हो गई है, चौधरी साहब यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से मियाँ साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी, पैसा आना शुरू होगा, यहाँ से MNAs MPs टूटेंगे, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ चौधरी शुजात साहब के पास जाएंगे, कुछ इमरान खान साहब के पास जाएंगे, ये सब जनाजा निकलेगा बाकायदा तौर पर नून लीग का, तो उसके बाद ये मीडिया सेल भी ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे अब एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, नादरा से जुड़ी एक बड़ी अच्छी खबर है, सब तक पहुंचाएंगे, आपसे डिस्कस भी करेंगे। नादरा ने फीजी के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पूरा डिजाइन किया है, उनको दिया है भी है, जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट तरीके हैं एक इलेक्शन को शफाफ और ट्रांसपेरेंट बनाने के, वो तमाम तरह उसमें इस्तेमाल हुए हैं। फैज़ साहब, नादरा अगर फीजी के लिए कर सकता है, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नादरा बहुत सारे ममालिक के अंदर बहुत अच्छी सॉफ्टवेयरिंग के काम कर रहा है। नादरा पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी फख्र कर सकता है, सॉफ्टवेयरिंग के मैदान के अंदर बहुत आगे है। अब ये सोचना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन सोच ले इसको, हुकूमत पाकिस्तान भी सोच सकती है, लेकिन उससे उम्मीद ज़्यादा ना रखें। सियासी जमातें सोच सकती हैं, उस पर अमल दरामद कर सकती हैं कि नादरा के अंदर ये कैपेसिटी है कि पाकिस्तान में कंप्यूटराइज्ड इंतखाबात हो जाएं। और जब वो दीगर ममालिक को ये सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं, पाकिस्तान ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल क्यों नहीं सकता। और जिस दिन आपके इस थंब के जरिए इंतखाबात हो गए और आपने इलेक्ट्रॉनिक वोट डाल दिया, तो पाकिस्तान में जो एक चीज़ पाई जाती है ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तहत मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवा सकता, ये हिस्सा तारीख बन जाएगा और पाकिस्तान में सही वोटिंग हो जाएगी, थंब के जरिए होगी, जिसके जरिए शनाख्ती कार्ड होता है, और नादरा के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ये कर सकता है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आपने पॉलिटिसाइज बंदे बिठाए हुए हैं, एक नून का, एक पीपल्स पार्टी का, एक फलाने का, ढिमाके का, जो अपने असर के अंदर रखकर इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है मुनसिफाना बन जाए, मेरिट पर बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बन जाए, आवाम का एतमाद इलेक्शन कमीशन पे हो और वोटिंग इस जरिए से हो जाए नादरा के सॉफ्टवेयर से, पाकिस्तान में इनकलाब इन 2 स्टेप्स के जरिए जबरदस्त आ सकता है। राइट फैज़ल साहब, आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान की मदर टेरेसा रुतफा का सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया बड़े पुरतपाक तरीके से। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, नजर डालते हैं। पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफा की सरकारी एजाज के साथ कराची के गोरा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई।
सेंट पैट्रिक कैथीड्रल में होने वाली रुतफाओ की आखिरी रसूमात में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, कोर कमांडर कराची और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। उन्हें 19 तोपों की सलामी भी दी गई। रुतफाओ 10 अगस्त को 88 साल की उम्र में चल बसी थीं। डॉक्टर रुतफाओ ने पाकिस्तान में जज़ाम के खात्मे के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ में उन्हें आला एजाज़ात से भी नवाजा। यकीनन रुतफाओ को सलाम पेश करेंगे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मदर टेरेसा से भी ज़्यादा उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं। मदर टेरेसा से बहुत ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान न्यूज़ रूम और बोल उन्हें सलाम पेश करता है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भारत की जो फौजी हैं उनकी जो माएँ हैं वो क्या कहती हैं, पाकिस्तान की फौज की जो माएँ हैं वो क्या कहती हैं। एक बड़ा अच्छा कंपैरेटिव एनालिसिस होगा इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ में। ब्रेक के बाद देखिए नजरिया और जज्बा, पाकिस्तान और भारत हर लिहाज से अलहदा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो पाकिस्तान न्यूज रूम। पाकिस्तान न्यूज़ रूम में आपको वेलकम बैक कहेंगे। इस प्रोग्राम के जरिए हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि भारत का क्या हाल हो चुका है। भारत का मकरू चेहरा तो बहुत पहले ही बेनकाब हो गया था, लेकिन उनकी जो करंट इस वक्त की असलियत है, रियलिटी है, वो किसी को मालूम नहीं है। भारतीय फौज तितर बितर हो रही है। भारत टूटने वाला है खालिस्तान तहरीक की वजह से, और अलहद की पसंद तहरीकें वहां इतनी चल रही हैं कि न जाने भारत के कितने टुकड़े होंगे। मेरी फौज की माएँ क्या कहती हैं ये आप सुनिएगा, और मोदी तेरी फौज की माएँ क्या कहती हैं ये भी जरा गौर से सुनिएगा। इससे सबको वाज़ेह हो जाएगा कि भारतीय फौज का हाल क्या हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहती। मैंने अपने 2 बेटों की कुर्बानी दी है और इस कौम के लिए दी है, और इस पर मुझे फख्र भी है। तो इस कौम को फौज का साथ देना चाहिए। जो आर्मी की हालात है इतनी खराब हो चुकी, कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है, उनके पास जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चढ़ने के लिए। जवान ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है। किस लिए मारे गए जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई? क्यों कारगिल युद्ध में भेजे गए बच्चे? दिल से तो बुला नहीं सकती बच्चे को, लेकिन जब शहादत का नाम सुने तो हमारी आंखों से पानी भी रुक गया था। अल्लाह की तरफ से सब मिल गया, तो बस हमने उसके लिए देखते रहे और हंसते रहे। और मैं कहती रही कि बेटा अल्लाह हाफिज, बेटा अल्लाह हाफिज, यही कह दे। क्यों नहीं ट्रेनिंग दे दे के भेजे गए सरकार ने? अपने बच्चे जाते नहीं है और बाकी बच्चों को मरवा देते हैं ले जाकर। अपनी फौज से मुझे बहुत प्यार है। मेरे अगर 10 बेटे भी हो ना तो मैं दोबारा फरहान भी आए तो मैं अपनी फौज में ही हूँ। आप बताइए सरकार को क्यों लोग आर्मी में जाएंगे? मैं तो कहती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए। और मेरे स्कूल के अंदर 400 बच्चे पास आउट होते हैं 12th से, एक भी बच्चा जाना नहीं चाहता आर्मी के अंदर। एक भी नहीं कहता कि हम आर्मी में जाएंगे। मैं नहीं कह सकती हूँ, और क्या मैं 2 शहीदों की माँ हूँ। मैं इससे बढ़ के और क्या कह सकती हूँ। मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी। अपनी फौज की माओ को मैं सलाम पेश करूंगा, और मोदी तुम्हारी फौज की माओ ने तो तुम्हारे मुंह पर ही थूक दिया है। फैसल साहब आप क्या कहेंगे? तलहा, जो जज्बात हैं मेरी कौम की माओं के, दुनिया में किसी माँ के, किसी कौम के जज्बात नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम दुनिया में जज्बे में नंबर 1 कौम है। ये रिपोर्ट है अमेरिकन थिंक टैंक की, और ये साबित कर रही थी जो मेरी कौम की माएँ कह रही हैं कि एक बेटा नहीं 10 बेटे हों मैं कुर्बान करूंगी। इस कौम से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, किसी मैदान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, खेल के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, सरहदों में मुकाबला नहीं कर सकता। ये एक ऐसी कौम है जो हर जज्बे से हर मैदान में दूसरी कौम को, दुश्मन को हराने की भरपूर सलाहियत रखती है। मुझे फ़ख्र है इस कौम की माओं के ऊपर, अपने जवानों के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर। और ये शहीद हमारे जवान और मुसलसल जाने दे रहे हैं, ये अपनी कौम के लिए दे रहे हैं और इन माओं की दुआओं से दे रहे हैं। किसी एक माँ की आंखों में आंसू नहीं था। फ़ख्र पेश कर रहे थे, फ़ख्र पेश कर रही थी कि पाकिस्तान के जवान 1 हों, 2 हों, 10 हों, इस कौम पे कुर्बान, इस वतन पे कुर्बान। मेरा ख्याल है सारी कौम को इन पे फ़ख्र होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।